सर मेमोरी मैनेजमेंट जावा में अच्छे से हो जाता गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से, और सी सी प्लस में मैन्युअली होता है। मैनुअली होता है गार्बेज कलेक्टर। गुड। नेक्स्ट पॉइंट और कोई बताएगा? और सर पॉइंटर्स का जो यूजेज है सी प्लस प्लस में, हाँ हाँ वो जावा में पॉइंटर्स को ओवरकम कर दिया गया है। हाँ, रिमूव कर दिया गया। गुड। ओके, और कोई कॉन्सेप्ट? चलिए, इसका मतलब बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर है। मैं आपको मेन इसमें आपको चीजें बता रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए, आप हमारे पास जावा फाइल्स हैं, जावा फाइल है, जावा फाइल एक्सटेंशन क्या होता है जावा फाइल का? abc.java एक्सटेंशन जावा का जावा डॉट जावा। डॉट जावा डॉट जावा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉट जावा ये एक प्रकार की फाइल है, फाइल, सिंपल फाइल। जैसे कि आपका txt फाइल abc.txt, abc.pdf, abc.doc, ये सिंपल एक क्या है, एक प्रकार की फाइल है जावा। तो जावा में एक्चुअली अगर हम ये फाइल बना रहे हैं तो ये इसके अंदर हम जो कोड लिखते हैं जिसको बोलते हैं क्या? सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स। सोर्स कोड, सोर्स कोड, सोर्स कोड मालूम है किसको बोलते हैं? हाँ? सोर्स कोड जावा। क्या होता है सोर्स कोड? सर जैसे कि कोई भी अगर हम लोग प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, उसका एक सोर्स कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपन लिखा सिर्फ हुआ। इसको यूज करते हैं। अच्छा, और ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स, सॉरी आदित्य, सर आइडिया। ओपन सोर्स एंड सोर्स कोड में क्या डिफरेंस? ओपन सोर्स विंडोज में ही सुना है अभी तक तो ओपन सोर्स। ठीक है जी। ओपन सोर्स जो होता है एक्चुअली जो फ्रीली अवेलेबल हो उसका हाँ, सोर्स कोई कोड। भी यूज कर सकता है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना लिनक्स का ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है, सॉरी यूनिक्स का। आप लिनक्स फ्लेवर का आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहे आप बना सकते हैं, तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, नया फ्लेवर बना के। जैसे कि लिनक्स का कोड यूज करके मल्टीपल फ्लेवर्स को रेडी किया गया है, उबंटू, उबंटू, रेड हैट, रेड हैट, काली सुशी, लिनक्स। काले लिनक्स। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? रीजन ये था क्योंकि इसका जो लिनक्स का सोर्स कोड वो ओपनली मींस पब्लिकली आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप अपना सोर्स कोड इसका यूज करके आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो कोई भी सोर्स कोड अगर आप अवेलेबल है ओपनली इस पब्लिकली, तो वो क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड जो प्रोग्रामर डेवलप करते हैं, कोड करते है हैं। ना? सोर्स कोड क्या होता है? जो प्रोग्रामर कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड को। जैसे मैं सपोज मान लो मैंने एक क्लास क्लास ABC और इन SID स्ट्रिंग S नेम डबल तेरी ना। कुछ भी ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है? एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस
ये क्या आपका सोर्स कोड है, हम्म, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स, लेकिन सोर्स कोड ठीक है, इसको सोर्स कोड बोलते हैं, बट कोई भी प्रोग्राम को हमें जब एग्जीक्यूट करना है मशीन में, तो हमें चाहिए क्या, किसी भी प्रोग्राम को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है हार्डवेयर में, हार्डवेयर कौन सा लैंग्वेज समझता है, वाइट तीन कोड, लैंग्वेजेस। बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज। और यस सिस्टम, सर ये कोड एक तरीके का प्लेन टेक्स्ट ही हो गया सर। हाँ प्लेन टेक्स्ट। अभी आपको रीजन समझा रहे हैं कि सोर्स कोड क्या है, तो समझिए। ये हमारी मशीन है, मशीन बोलो सर्वर को। सोर्स कोड को कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज, ये हमें बाइनरी लैंग्वेज में देना। हार्डवेयर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और डेवलपर समझते हैं सोर्स कोड इस ये जावा लैंग्वेज। डेवलपर्स अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड करते हैं आपके जावा लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज, वाइट। बाइनरी लैंग्वेज। तो इसके बीच में हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, एक कन्वर्टर की, जो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, सोर्स कोड से कन्वर्ट कर सके बाइनरी लैंग्वेज। सपोज मान लो मैंने बना दिया, एक कन्वर्टर रेडी कर लिया, कन्वर्टर जो कन्वर्ट करेगा इस सोर्स कोड को इसमें बाइनरी लैंग्वेज। फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिंपली आपका कोड मशीन पे रन हो रहा है, मींस ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है किससे, ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट कर रहा है हार्डवेयर से, हार्डवेयर रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है ओएस को, ओएस रिटर्न करेगा आपके एप्लीकेशन या फिर जो भी मॉनिटर, है ना। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, सिंपल। तो ये Yes, sir. कन्वर्टर, Yes, sir. ये कन्वर्टर है क्या, वो कौन है कन्वर्टर जो कन्वर्ट कर सके। तो जावा की सन माइक्रो सिस्टम, जो सन माइक्रो सिस्टम है उसमें जेम्स गोसलिंग, जिसने जावा का कोड लिखा है, जावा का कोड उन्होंने बनाया, उसने जावा इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने जब इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोच के किया था, क्योंकि मार्केट में सारे जो लैंग्वेजेस हैं, सारे वो लैंग्वेजेस कैसे हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मीन्स कि जो सोर्स कोड हमने बनाया है वो सिंपल, वो कन्वर्ट होते हैं बाइनरी लैंग्वेज में और डिप्लॉय हो जाते हैं मशीन पे चल। तो मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर ये मशीन, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज, सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए हमने कोड लिखा, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए डेवलपर पे, डेवलपर ने करोड़ों रुपए लगा के, डेवलपर को हायर करके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, और वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली था वेदर इंफॉर्मेशन के लिए। नहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वेदर इंफॉर्मेशन मीन्स कि नासा क्या कर रहा है, बहुत बड़ी मशीन लगाकर वो वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद
वो जो नासा की जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, उनकी जो कोडिंग है वो काफी डिफरेंट होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम पूरी लॉजिक लगाने के बाद हम वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है कि मार्केट में किसी को अगर सेल करना है, वो कि हम सभी को बता सके कि आज का वेदर क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको नासा से कनेक्ट करनी होगी, जो उनके जितने भी करोड़ रुपए लगा के जो रिसर्च किया है, जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो वो सारे के सारे सिस्टम आपको भी रख करना पड़ेगा, ताकि आप वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो इतना तो किसी कंपनी के पास पैसे नहीं है, सही है, मार्केट में इतना पैसे नहीं है कि वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट किया जाए। चलो सपोज मान लो कोई कंपनी बोला कि ठीक है, हम भी एक क्या काम करेंगे, नासा से टाई अप कर लेते हैं। नासा तो बोलेंगे कि है नासा, तुमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, आप मुझे क्या कीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए और हम उसका यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन पे। या फिर इन्होंने बोला कि हम जो भी सर्विसेज, जो भी लॉजिक लिखेंगे, वो हम अपने जो भी यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किए डेवलपर के ऊपर और बिल्ड किया सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर सोर्स कोड कन्वर्ट करता था बाइनरी में, और वो विंडोज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन रेडी कर दी। वो एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, सिर्फ विंडोज मशीन पर। तो जो भी यूजर सिर्फ विंडोज के होंगे, वही सारे यूजर जान सकते हैं कि वेदर की इंफॉर्मेशन। बाकी यूजर्स जिसके पास मैकबुक है, वो मैकबुक वाला, उसको नहीं पता चलेगा कि अरे यार वेदर की इंफॉर्मेशन कैसे ले। या फिर जो लिनक्स चला रहे हैं, ubuntu चला रहे हैं, या अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो सारे यूजर्स कैसे इस सर्विस को यूज करें। किसी का भी बिजनेस है मार्केट में, वो चाहेगा ना, अगर आप अपने बिजनेस कोई स्टार्ट किया, तो आप चाहेंगे ना कि जितने भी यूजर्स हैं ज्यादा से ज्यादा मैं कवर करूं, विंडोज के भी कवर करूं, और लिनक्स, जो लिनक्स मशीन जितने भी कंपनियों में रन हो रहा है, तो लिनक्स पे भी वो एप्लीकेशन चले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और सारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो सभी जगह चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल, इन्होंने फिर से कोड लिखा, किसके लिए, अब विंडोज का मशीन, अब इन्होंने मैक के लिए लिखा, मैक बुक के लिए। प्रॉब्लम क्या है, डेवलपर कॉस्ट, टाइम, सेम कोड फिर से लिखा सेम कोड, किसके लिए, लिनक्स। लिनक्स के लिए, फिर से डेवलपर कॉस्ट। तो ये तो मान लो हमारे पास अभी एक ही सर्विस है वेदर इंफॉर्मेशन की। ये अज्यूम कीजिए हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो मार्केट में जो रन हो रहे हैं, और वो सारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारा ये कॉस्ट इंक्रीज ना हो। ये जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है डेवलपर पे, और टाइम लग रही है, इसमें 2 साल लगे, इसमें भी फिर से 2 साल लगेंगे, इसमें भी 2 साल लगेंगे, तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी लग रहा है। ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे एक ही बार में हाँ, कोड एक ही बार लिखा जाए और हम सारे प्लेटफॉर्म पर रन कर सके। तो, तो उसने क्या रास्ता निकाला कि कोड कॉस्टिंग किसमें बढ़ रही है, डेवलपमेंट में। जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे सेम चीजें होंगी, सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों ना करें कि कोड एक ही बार लिखे और एक कन्वर्टर रेडी कर, तो कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर सके। जैसे हम कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी या जावा। इंग्लिश? हाँ, हिंदी। हिंदी जानते, ठीक है, हिंदी। और हमें कोई तेलुगु पर्सन है, तेलुगु वाले से बात करनी है, तो आप बताइए कैसे बात करेंगे।
नहीं एक कर पाएंगे ना, आपको टाइम कन- लगेगा तेलुगु तेलुगु सीखने में। ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा सर। ट्रांसलेटर रखना, तो ट्रांसलेटर को क्या आना चाहिए? तेलुगु और हिंदी दोनों आना चाहिए। दोनों आना चाहिए। तो इसको हिंदी भी आना चाहिए प्लस तेलुगु भी इंग्लिश आना में चाहिए। तेलुगु में। तेलुगु, ठीक है, तेलुगु आना। तो एक ट्रांसलेटर लिया। अच्छा, अगर आप तेलुगु की जगह आप हिंदी जानते हैं, आपको एक बंदा चाहिए, जैसे कि मान लीजिए बंगाली है, या बंगाली तो चलो अलग, मराठी है, गुजराती है, किसी भी लैंग्वेज, ये चाइनीज है, जापानीज है, ठीक है, तो जापानीज है, जापानीज है, तो वो कैसे, उससे कैसे बात करेंगे? फिर से आपको क्या चाहिए? ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर ही चाहिए सर, जो दोनों हिंदी लैंग्वेज प्लस समझ सके। हिंदी प्लस जापान जापानी, जापानी। कोई इंग्लिश में समझता है तो सर, इंग्लिश सीखना पड़ेगा आपको। टाइम नहीं है इतना, है ना? इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा सर। इंग्लिश तो सीख हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसे इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश वर्जन से बात कर सकता है। वैसे तो इंग्लिश हमारी आज कॉमन लैंग्वेज है, सभी जगह यूज होती है, इंग्लिश आता है तो सब आता है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए कि आपको जो चीजें आती है, तो हिंदी इस क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हिंदी एक कॉमन हो गई लैंग्वेज, लेकिन जो मीडिएटर हमें चाहिए, ये सारे मीडिएटर सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। हिंदी तेलुगु, हिंदी जावा, हिंदी इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है वो सेम है, डिफरेंट? डिफरेंट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हमें जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड से कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे लैंग्वेज में जो कि कॉमन हो, कॉमन। इसको हम सोर्स कोड से कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। बाइट कोड, बाइट कोड क्या हो गया? कॉमन लैंग्वेज, बाइट कोड। अब बाइट कोड प्रोवाइड करते हैं किसको? एक जेवीएम को। जेवीएम क्या होता है भी बता रहे हैं। ये एग्जीक्यूट करता है किसमें? कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्म। अब एक कन्वर्टर चाहिए आपको जो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करे और बाइट कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करे। तो इसी को बोलते हैं जेवीएम। जेवीएम, जेवीएम एक मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन, जो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि एक काम करते हैं, सोर्स कोड को एक ही रहने देते हैं कॉमन, हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड। ये बाइट कोड जो होगा वो बाइट कोड टू कन्वर्ट करेगा विंडोज के लिए, बाइट कोड से विंडोज के लिए कन्वर्ट। और ये सेम बाइट कोड, ये सेम बाइट कोड सेम ही है क्योंकि एक ही बाइट कोड मिलेगा। ये बाइट कोड अब अगर आपको करना है तो ये जो जेवीएम है, ये जो जेवीएम है किस टाइप का है? बाइट कोड प्लस जेवीएम। ये जेवीएम है एक्चुअली किसके लिए? ये जेवीएम सिर्फ वर्क करेगा किसको? विंडोज के। अच्छा, जेवीएम, तो ये जेवीएम जैसे कि तेलुगु, तो जेवीएम जो है जैसे हिंदी प्लस तेलुगु, तो ये तेलुगु वाला जो पर्सन है, इससे पता चलता है कि ये तेलुगु के लिए ही सिर्फ काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाइट कोड दिया, बाइट कोड दिया तो ये कन्वर्टर है जापानीज में कन्वर्ट कर दे, नहीं। इसके लिए एक अलग कन्वर्टर चाहिए। इसका मतलब इसके लिए अगर आपको विंडोज के अलावा अगर आपको चाहिए मैक के लिए, तो उसके लिए एक अलग सा जेवीएम चाहिए, जिसको बोलेंगे मैक के लिए जेवीएम।
बाइट कोड सेम, बाइट कोड क्या होगा आपका, बाइट कोड सेम रहेगा। जेवीएम और क्या सर होगा, सॉफ्टवेयर यही रहता है सर, JVM। हाँ, ये सबके लिए जेवीएम अलग अलग लिखा गया ना, वही तो बता रहा हूँ, सभी के लिए जेवीएम अलग अलग, तेलुगु के लिए अलग, जापानीज के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। लेकिन हमारा बाइट कोड जो हिंदी लैंग्वेज है हमारा, वो तो सेम है ना बाइट कोड, हिंदी यस सर। हिंदी, तो बाइट कोड सेम ही रहेगा, एक ही बार बाइट कोड बनाया जाएगा, और वो बाइट कोड प्लस जेवीएम, जेवीएम डिफरेंट होगा। जेवीएम किसके लिए वर्क करेगा, विंडोज का जेवीएम है तो सिर्फ विंडोज के लिए वर्क करेगा, जापानी सॉरी लिनक्स पे वर्क नहीं करेगा, लिनक्स पे सर हाँ, इसलिए जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं वो विंडोज और मैक का अलग अलग आता है। गुड, हाँ अभी सही। वहां पहुंचने वाले, जेडीके पे आने वाले। ओके सर, यस। कॉन्सेप्ट यही है बताने का कि जेडीके समझाना है कि जेडीके क्या है। यस चलो, आप लोग क्या है कि आप ऑलरेडी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप फेमिलियर हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं इस चीज को समझ फेमिलियर नहीं होते हैं, वो जेडीके डाउनलोड करते हैं लेकिन जेडीके का यूज नहीं समझ में आता है कि क्या है जेडीके। जो यस फर्स्ट सर। टाइम जेडीके का नाम सुनेगा, सारांश तो मालूम है जेडीके, यस सर, जावा जेडी डेवलपमेंट की, और जेआरई, जावा रन टाइम मशीन। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर जावा डेवलपमेंट में जो भी सर टूल्स रहते हैं सर वो सब आ जाते हैं। और ठीक है, सर जावा रन टाइम में सर वो मतलब उसी टाइम पे रन टाइम के लिए रहता है सर, शायद थोड़ा थोड़ा पता है सर। अच्छा, तो बस और बाकी कोई बताएगा जेडीके और जेआरई में डिफरेंस। जेडी जो होता है वो अपने को टूल्स प्रोवाइड कराता है जो भी अपन मतलब यूज आते हैं, और जो जेआरई है मतलब वो रन टाइम है, वो अपनी कोई भी कोड रन करते हैं और उस टाइम पे यूज होता है। कोई नहीं, तो जेडीके में भी तो सारी चीजें हैं, जेडीके के पास खुद के, उसका जेडीके के अंदर ही तो जेआरई है। यस सर। जेआरई क्या है, जेआरई सर उसमें लाइब्रेरी वगैरह भी रहती हैं, चलिए लाइब्रेरीज बिल्ड सारी चीजें बताएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल आप समझिए, जेडीके जो होता है मेनली डेवलपर्स के लिए होता है, जेआरई जो होता है क्लाइंट के लिए। समझ में अच्छा आया, यस सर। क्लाइंट को जेडीके की जरूरत नहीं है। वर्क दोनों का सेम रहता है सर। दोनों बता भी आ रहे हैं ना, बताया तो उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो है। कवर सारा करता हूँ। नहीं तो स्लो है सर, इसलिए समझ में आ रहा, नहीं तो समझ में नहीं आता। अरे बिल्कुल आदित्य सही कह रहा है। स्लो बहुत चलता हूँ, डेप्थ में पढ़ाता हूँ मैं सारी चीजें, एक एक चीज बताऊँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं। तो जेआरई जो है यस एक्चुअली सर। वो रन टाइम इन्वायरमेंट्स, तो प्रोग्राम रन किसको करना है, क्लाइंट को। हम्म। आप जब डॉकर पढ़ेंगे तो वहां जेआरई की जरूरत पड़ती है, डॉकर में याद है, जेडीके जेआरई। तो वो हाँ। क्यों करते हैं, डॉकर में जेडीके जेआरई हम उसको बनाते हैं, उसकी मशीन्स बनाते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। रीजन क्या है, अभी आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो यहाँ जेनकिंस को भी चाहिए जेडीके, उसको उसमें भी जेडीके इंस्टॉल करो, ठीक है। चल आगे आते हैं कॉन्सेप्ट पे, फिर पहुंचेंगे धीरे धीरे फिर क्या टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाइट कोड प्लस यस यस सर। जेवीएम मैक, जेवीएम लिनक्स। तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि बाइट कोड अगर हमारा सेम है तो बाइट कोड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और जेवीएम हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हमारा क्या है, जेवीएम है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमारा जावा का कोड है, इस बाइट। ठीक है, क्लियर रहेगा। यस सर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो बाइट कोड एक्चुअली है क्या, कैसे मालूम होगा कि ये बाइट कोड है। सर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे सर
और हाँ कई तो रहेगा दूसरों सर बाइट कोड। ये इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। बाइट कोड क्या है? उस बाइनरी लैंग्वेज सर। नहीं 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 सॉरी सर। सर उसका जो भी उसने मेमोरी जो भी एलोकेट की है सर वो। ठीक है, देखो abc डॉट क्लास, जो डॉट क्लास फाइल जो जनरेट होती है कंपाइल करने के बाद, इसको बोलते हैं बाइट कोड। और abc डॉट जावा ये सोर्स। सिंपल है, डिफरेंशिएट कर पाएंगे? यस सर। सर जब हम लोग वीएस कोड में कंपाइल करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है उसकी। वही है बाइट कोड, उसी को बोलते यस सर। हैं। ये हमारा बाइट। बहुत सी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, लेकिन सब फेमिलियर नहीं रहते, कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और उसमें डेवलपमेंट भी बहुत सारा। यस सर। तो सिंपल सोर्स कोड क्या आदित्य, यस सर। है ना बेसिक सा चीज। यस सर। बाइट कोड हमारा सिंपल abc डॉट क्लास फाइल ही बाइट कोड कहलाती है, और abc डॉट जावा ये कहलाती है सोर्स कोड। तो abc डॉट क्लास, अगर हमारे पास इस तरह से मल्टीपल क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल abc डॉट क्लास और xyz डॉट क्लास, p q r डॉट क्लास, इसका मुझे ग्रुप करना है। इसको अगर किसी को आपको फाइल आपको ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो आप क्या करते हैं जनरली आप बोलते हैं कि इसका मैं क्या करता हूँ, पैकेज बना देता हूँ, उस पैकेज में करके भेज दूँ, है ना? राइट, यस सर। यही ना? यस सर। तो मैं किसी भी मल्टीपल डॉट क्लास फाइल को अगर मैं ग्रुप करूं, एक पैकेज फोल्डर क्रिएट करूं, जैसे कि जिप फाइल आप क्रिएट करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स उसको जिप कर दो, तो मैं जावा की क्लासेस को अगर जिप करूं तो उसको क्या बोलेंगे, उस फाइल को पैकेज डॉट जार, है। डॉट और जार, जार जार फाइल। तो अब मैंने यहाँ पास ASD डॉट जार, ये मैंने एक फाइल एक ग्रुप किया। अब इसमें PQR में कुछ लॉजिक्स लिखी गई हैं, XYZ में लॉजिक लिखी गई है, इसके अंदर लॉजिक लिखी गई है। ये सारी लॉजिक जब एग्जीक्यूट होते हैं सिस्टम में, तो हो सकता है वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम, राइट, यस। कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अब इसमें किसी में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये इस तरह से, या फाइल जो भी आपको लॉजिक लिखना है आपने लिखा, सारी क्लासेस उनको ग्रुप कर दी। तो ग्रुप कैसे करेंगे, उसका ग्रुप जो बनता है जिसको बोलते हैं जार। जार मीन्स कंटेनर, है ना? नाम से ही पता चल रहा है जार। तो जार को फुल फॉर्म क्या है, जार एक्चुअली क्या है, बोलो आदित्य। जार फाइल बहुत देखे होगे तुमने, है ना? यस सर। हाँ, क्या है जार? चार, जिसमें कि अपन पूरा कोड यहाँ वगैरह से जो करते हैं। यहाँ से जे ले लिया, यहाँ से AR ले लिया, हो गया जार। जावा आर्काइव। अब जावा आर्काइव क्या है, आर्काइव चार गायब। आर्काइव आर्काइव क्या है, बोलो बोलो। सिंपल फोल्डर। जार भी फोल्डर ही होता है। ठीक है, यस सर। सिंपल एक फोल्डर सिस्टम है, इसको बोलते हैं आर्काइव। फोल्डर मीन्स एक ग्रुप, ये फोल्डर हो गया ना हमारा। जार बनाने को किसी भी कोई भी आर्काइव अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप शायद अभी JDBC सर्वलेट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा आर्काइविंग वगैरह क्या है। ठीक है, तो आर्काइव बोलते हैं किसको, फोल्डर। नॉर्मल लैंग्वेज में सभी को समझाने के लिए उसको बोलते हैं आर्काइव फोल्डर।
अच्छा, ये जो क्लासेस हैं, इसमें जो लॉजिक लिखी गई है वो ऐसी लॉजिक है कि जो सिर्फ सिस्टम पे वर्क करेगा, इंटरनेट पे वर्क नहीं करेगा। इसमें इंटरनेट की लॉजिक नहीं लिखी गई है कि वो इसके अंदर जो लॉजिक है इस क्लासेस इस सोर्स कोड है, ये नेटवर्क पे कनेक्टिविटी का कोई सोर्स कोड नहीं है कि आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वो कनेक्ट करेंगे किसी डेटाबेस से या फिर किसी अदर एप्लीकेशन से, तो वो ऐसा नहीं। तो जो सिस्टम पे कोड जो लिखे जाते हैं उसको हम ग्रुप करते हैं जार में, और जो सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं जो कोड, जो उसके लिए जो जो क्लासेस ही रहेंगे, सारी क्लासेस रहेंगे, लेकिन उसको बोलते हैं वेब आर्काइव मिस डॉट वेब, app.web, application.web, where means web archive, ओके। web archive, archive means folder, same। w स्टार्टिंग लिया, ar archive ले लिया, और क्लियर रहेगा। यस सर। तो वे app.web ये किसी सिस्टम पे नहीं, ये रन होता है सर्वर पे। कोई सर्वर है तो सर्वर में जो फाइल अपलोड डिप्लॉय की जाएगी, उसके अंदर जो फाइल अप होती है वो .var फाइल होती है, ना कि जार फाइल। तो var फाइल डिप्लॉय होती है कहाँ? आपके सर्वर पे। सर्वर। जावा के लिए var फाइल यूज करते हैं, अलग अलग जो भी लैंग्वेजेस हैं सबके लिए अलग अलग फाइल्स बनाते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो इसको मैं भी देता हूँ सर्वर। तो सर्वर पे हम .var यूज करते हैं। var आगे बता देंगे सारे कौन से यूज। सिंपल, समझ में आ गया ये बेसिक आर्काइविंग जार Yes. var, ठीक है। तो जो भी जार है इसका मतलब उसके अंदर क्या है? क्लासेस। Classes. और exe फाइल क्या होती है? जैसे मान लीजिए qwr.exe फाइल, क्या मीनिंग है exe फाइल? exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल मींस इस फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फाइल कैसा होगा? डायरेक्ट बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड का फॉर्म होगा, डायरेक्ट मशीन पे रन हो रहे, तो मशीन पे जो भी फाइल रन होती है वो exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके सर। क्लियर? ओके। यस सर। तो Yes, जो sir. भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको, इसके लिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। और जो जार फाइल होती हैं उसके लिए, सॉरी, लाइब्रेरी जार फाइल के लिए, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको बोलते हैं बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल, बाइनरी फोल्डर या फिर लाइब्रेरी फोल्डर क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन बनाने के टाइम पे, हम उसको स्टोर करते हैं। तो इसमें जो भी फाइल्स स्टोर होंगी लाइब्रेरी फाइल के अंदर, वो किस टाइप की फाइल्स स्टोर किए जाएंगे इसके अंदर? Jar. जार फाइल्स, ठीक है, asd.jar, क्योंकि जार कंटेन कर रहा है क्या? क्लासेस। Classes. बाइनरी फाइल जो होंगी वो कौन सी टाइप की फाइल होंगी? exe फाइल होंगी। डॉट Yes. exe। exe फाइल क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, qwr.exe। इन दोनों में डिफरेंस क्या है लाइब्रेरी एंड बाइनरी में? सर ये कोई भी एप्लीकेशन पे होती है और ये बाइनरी सेट डायरेक्ट मशीन में होती है। हाँ, ये जो जार है, आपने मान लीजिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, उसको जार में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो जार फाइल है आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखी गई है वो सोर्स कोड, ये जैसे कि स्ट्रिंग, अगर इस टाइप का अगर आपको सोर्स कोड मिल जाए तो आप अपने क्लास में इसकी हेल्प से यूज कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने एक स्ट्रिंग क्लास बनाकर दे दी जिसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड क्लास।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आपको बताऊंगा अभी। क्लास स्ट्रिंग जिसके अंदर एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है बोलो? यूजर डिफाइन। नहीं, वैल्यू नाम का यूजर डिफाइन प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने बिल्ड किया यार। वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, वैल्यू नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास के पास अभी चल रहा है, आईडी में चलेंगे, कोर्स में दिखाएंगे। तो उन्होंने बना के दिया वैल्यू नाम के वेरिएबल, ये स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कैर एरे, मिस कैरेक्टर फॉर्म में जो डेटा है वो एरे में। क्योंकि कभी आपको अभी आगे के क्लासेस में आपको देखना पड़ेगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में कभी आपने सुना सब स्ट्रिंग कि नहीं, मेरे को Yes, जीरो sir. इंडेक्स से निकाल के दिखा दो, सब जीरो स्ट्रिंग इंडेक्स। सुना है। हाँ, सब स्ट्रिंग, उसका सब स्ट्रिंग चाहिए, या मुझे किसी भी स्ट्रिंग में कोई डेटा चेंज करना है, ये कुछ रिप्लेस करना है, तो स्ट्रिंग में पॉसिबल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सारे Yes, जो sir. डेटा स्टोर होते हैं वो इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहे हैं, तब आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं इजिली, कैरेक्टर फॉर्म या बाइट। ठीक है, तो आप सिंपली इसको समझिए, ये है आपकी क्लास। ये क्लासेस जो है स्ट्रिंग, ये आपके पूरे सिस्टम में बताइए कौन से फोल्डर में स्टोर्ड है? लाइब्रेरी फोल्डर। लाइब्रेरी, किधर जाऊं मैं? कौन से फोल्डर में? आप अपने सिस्टम में चेक कीजिए, है क्लासेस? ऐसे तो सर नहीं मिलेगी, ढूंढने से कितना ही ढूंढ लें। अच्छा, क्लासेस नहीं मिलेगी तो कौन सी क्लासेस? अच्छा ठीक है, तो ये सारी जो प्री डिफाइंड क्लासेस है वो अवेलेबल कहाँ है? सन माइक्रो सिस्टम के पास है ना, क्योंकि जेम गोसलिंग ने जावा इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हीं के पास होगा। यस सर। हम इंट्रोड्यूस करते, इसकी लॉजिक हम लिखते तो हमारे पास होता। ठीक है, तो उन्होंने सारी लॉजिक जो प्री डिफाइंड, जो भी आपको डेवलपमेंट में जो भी लॉजिक की जरूरत पड़ेगी वो उनकी क्या बना के दे दी है? लाइब्रेरी फाइल बना के दे दी, लाइब्रेरी फाइल बना के उन्होंने दे दी। लेकिन इस लाइब्रेरी फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? क्योंकि आपका एप्लीकेशन, आपका प्रोग्राम, एप्लीकेशन नहीं, मैं आप प्रोग्राम लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम है। आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ऑपरेट, आपका फाइल जो होगा किसी अदर फोल्डर में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी अदर ड्राइव में है, हार्डवेयर कहीं और रन हो रहा, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्शन कैसे देंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे? क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि हे ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज माय फाइल, प्लीज एग्जीक्यूट इट? कोड लिखें। बोलेंगे ओके बॉस, एग्जीक्यूट कर दूंगा? नहीं ना, नो सर। सुनेगा ही नहीं, आपकी आवाज नहीं सुनेगा, तो आपकी आवाज नहीं सुनेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या? CMD नाम सुने? कमांड Yes. प्रॉम्प्ट। यस सर। Yes, sir. CMD सिंपली ये इंटरेक्ट करता है किससे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ जो भी कमांड देंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बात सुनेगा और उसके बाद क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो CMD के हेल्प से हम इंटरेक्ट करेंगे। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर है यहाँ, प्रोग्राम फाइल्स आपके D ड्राइव में, ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में, बीच में मीडिएटर CMD, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो भी देना वो हार्डवेयर को देना। तो अब प्रोग्राम फाइल्स आपका कहीं और है, CMD कहीं और है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और, ठीक है, अलग अलग जगह है। ये आपका CMD, ये आपके जावा प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम। अब बात आ रही है कि ठीक है जावा प्रोग्राम, ये तो मेरा सिंपल सा कोड है, मैंने जावा कोड लिया, मैं बोला इसको एग्जीक्यूट करो, बोले ठीक है एग्जीक्यूट करेंगे, तो कैसे मालूम CMD को कि ये जावा का कोड है? हाँ, CMD को कैसे मालूम कि ये जावा का कोड है? एक्सटेंशन के थ्रू पता चलता है ना, .java। हाँ, एक्सटेंशन के थ्रू।
तो इसमें जो फाइल आप प्रोवाइड करेंगे वो एक्सटेंशन देंगे, जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन। ये फोल्डर जो आपका सोर्स कोड है, ये इस फोल्डर में क्या नाम से होगा, abc.java। तो ये एक फोल्डर क्रिएट यस करेंगे सर। abc.java। आपने क्रिएट कर लिया, मान लीजिए किसी भी ड्राइव। cmd को आपको इसका पाथ देना होगा कि ये मेरा पाथ है जहां जावा फाइल प्रेजेंट है। जावा फाइल मान लीजिए किसी ड्राइव में प्रेजेंट है, तो cmd को आप उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे या फिर डायरेक्ट उस फाइल में चले जाए। मान लीजिए मैं देता हूँ डी ड्राइव में माई प्रोग्राम नाम का abc फोल्डर, डी ड्राइव cmd abc.java, और इसके बाद ये लोकेशन वगैरह अपना ले लेगा यहाँ से, सॉरी पाथ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से पाथ लिया डी ड्राइव का, जो भी डी ड्राइव है, जावा प्रोग्राम आपने एंटर किया। लेकिन आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसको समझे कि इस जावा फाइल का मैं क्या करूँ। आपने क्या बोला, एग्जीक्यूट करो। कौन एग्जीक्यूट करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करने की, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जीक्यूट करने की। लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जावा फाइल देखेगा तो आपसे बोलेगा कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई कमांड होता है। उस कमांड से उस फाइल को एक्सेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या रीड करना है, वो सारे फाइल्स, वो सारे सिंटैक्स, जो कोड तुमने लिखा है वो एग्जैक्टली परफेक्ट है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना। ऑपरेटिंग सिस्टम जावा समझता है? नहीं समझता। फिर जेडीबीसी। हाँ, जेडीबीसी नहीं। तो ये JDBC सब ना। ये इसका जो सिंटैक्स लिखा गया है कि ये सिंटैक्टिकली परफेक्ट है या नहीं है, ये इसकी चेकिंग कौन करेगा। आपने कुछ का कुछ कोड कर लिख दिया और बोला ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, नहीं तो फिर मैं अपना लैपटॉप तोड़ दूंगा। जेडीके कंपाइलर। गुड। कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हे कंपाइलर, एग्जीक्यूट करने से पहले इसको चेक कर। और पहले तो ये क्या करेगा, पहले इसको कंपाइल किया जाएगा सारे कोड, तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपाइलर जनरेट करता है डॉट क्लास फाइल, तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या चाहिए, बाइट कोड चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, ना कि सोर्स कोड। सेकेंड प्रोसेस कि आप इसको कोड को कंपाइल करें, इसके बाद प्रोवाइड करें इसको abc.class फाइल। अब क्लास फाइल, इसकी गारंटी ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। अब क्लास फाइल जो है बाइट कोड, हो सकता है बाइट कोड में भी किसी ने मिसलेनियस कोड रख दिया हो ताकि आपका कोड हैक किया जा सके, या फिर लिंकेज एरर, कुछ चीजें रिमूव कर दिया गया हो इसके अंदर डॉट क्लास में से। पॉसिबल है, डॉट क्लास से कोई भी छेड़खानी कर सकता है आपके सिस्टम में रखा है, तो फिर पॉसिबल, फिर भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कि हम ये दोनों फाइल जो है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं दे सकते हैं तब तक जब तक कि ये सारी दोनों फाइल वेरीफाई नहीं हो जाती, है ना। तो वेरीफाई करने के लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए, और डॉट क्लास फाइल करने के लिए, डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम चाहिए, क्योंकि बाइट कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा और जावा फाइल को कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। तो उस कंपाइलर है क्या, कंपाइलर एक सिंपली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि जैसे ही हम कमांड देंगे कि इस फाइल को एग्जीक्यूट करो, वो एग्जीक्यूट होगा। सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, javac.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एग्जीक्यूट होता है और जो डॉट जावा फाइल है उसको चेक करता है। इसके अंदर सारी लॉजिक लिखी गई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो चेक करने के बाद
कहीं सिंटैक्टिकली मिस्टेक तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये जनरेट करता है एक डॉट क्लास फाइल जिसको बोलते हैं बाइट कोड। यस यस बाइट कोड। तो बाइट कोड मिलने के बाद अब हम जेवीएम, अब जेवीएम है क्या? जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है java.exe। java.exe एक जेवीएम है आपके सिस्टम में। आप इसको सिंपली प्रोवाइड करेंगे ये सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा और चेक करेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जेवीएम क्या क्या क्लासेस लोड करना है, किसको किसको मेमोरी प्रोवाइड करना है, किसको मेथड कॉल करना है, फर्स्ट कौन सा मेथड कॉल करना है। तो ये सारी चीज़ों का एक सेटअप बनाता है, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, कौन स्टैटिक होगा, कौन सा डायनेमिक होगा, डेटा रीड करना है, क्या करना है। तो लाइन बाय लाइन पहले वो सारी चीज़ें, इंटरप्रेटर भी रहता है इसके अंदर, इसके अंदर जो जिट कंपाइलर भी है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ आपको बताएंगे आगे। जेवीएम आर्किटेक्चर में सिंपल अभी बेसिक है। तो आप जावा सी और जावा दो सॉफ्टवेयर के बारे में समझिए, फिर उसके बाद जावा पी, जावा डॉक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो आपको देखेंगे। तो जावा सी एक क्या है? कंपाइलर है। कंपाइलर जावा सी की हेल्प से हम कंपाइल करते हैं। एंड जेवीएम जावा एक क्या है? जेवीएम, ये सॉरी ये वर्चुअल मशीन, ये जेवीएम है ना। सिंपल कंपाइलर की हेल्प से हम क्या करेंगे? सोर्स कोड से कंपाइल करेंगे जावा सी की हेल्प से बाइट कोड में। बाइट कोड मिलने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जेवीएम की हेल्प से। जेवीएम क्या है? यही है जावा EXE, ये जेवीएम। ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर यस सर। यस सर। हाँ हाँ। तो अब ये दोनों सॉफ्टवेयर है कहाँ? दोनों सॉफ्टवेयर किधर अवेलेबल? ये माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने एक फाइल बनाया, एक टूल बनाया, एक क्या बोल सकते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जिसको बोलते हैं जेडी, जावा। अच्छा ऐसा है। ऐसा है, जिसका जो है जेडी, जिसको जेडीके के अंदर सारे फाइल, सारी क्लासेस, सारी लाइब्रेरी, सब कुछ बना के इन्होंने रख दिया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे डेवलपर, आप सिंपल जेडीके इंस्टॉल कर लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करा, उसमें सब चीज मिलेगा। अब जेडीके इंस्टॉल करने के बाद आपको मालूम है कंपाइलर को जरूरत पड़ेगी जावा सी कमांड, तो ये अवेलेबल है जेडीके के अंदर। तो जेडीके कहाँ है? जेडीके एक्चुअली है कहाँ? जेडीके हम इसको इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव के अंदर। कहीं भी आप इंस्टॉल कर दीजिए, लेकिन सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, एक फाइल मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर आपका जो होगा वो होगा जेडीके। जेडीके के अंदर सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे, EXE फाइल्स, लाइब्रेरी, सब कुछ अवेलेबल होगा। कहाँ? सी ड्राइव के अंदर। इसका पाथ प्रोवाइड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सर्च करेगा, कैसे मालूम होगा कि सी ड्राइव में कौन से लोकेशन में है? तो इसके लिए एनवायरमेंट्स वेरिएबल्स एडवांस सेटिंग करेंगे। एडवांस सेटिंग में इसका पाथ प्रोवाइड करेंगे। पाथ से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली कनेक्ट कर लेगा कि ओ जेडीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फाइल कहाँ रखी हुई है, उससे वो कनेक्ट कर लेगा। अब आया समझ में? यस सर यस सर। तो जेडीके टाइम पे हमेशा चेंज होता आया है, जेडीके का वर्जन, क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था 1.0 वर्जन, उसके बाद काफ़ी वर्जन्स आए, उसमें कुछ एनहांसमेंट हुआ 2.3.7। तो 7 जनरली जो पढ़ाया जाता है सभी इंस्टीट्यूट में या सभी टेक्नोलॉजी जो भी जहाँ भी आप जाएंगे पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो जावा 7 वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बेसिक। जावा 8 के बाद जावा 8 के बाद काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ गई इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें लैम्डा जैसे चीज़ें आ गई हैं। और जावा 7 में भी जेनरिक्स वगैरह यूज़ हुआ है, तो एडवांस हो गया जावा 8। जावा 8 के बाद आ गया मॉड्यूलर सिस्टम, जो कि पाइथन में है, मॉड्यूल वाइज वहाँ सारी चीज़ें मॉड्यूल सिस्टम है।
तो जावा 9 में आ गया मॉड्यूल सिस्टम। फिर उसके बाद जावा 11 में एनहांस हुआ है, जावा 11, जावा 17, जावा 21, अभी ये सारी रिलीज चल रही है, कुछ चीजें लेटर। तो आपको जावा 7 तक जो है बेसिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जावा 8, 9, 11, 17 के फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें ऐड की गई है। तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जावा 7 तक का फीचर आपको समझना है, कॉमन। कुछ कुछ चीजें कैसे बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रोग्राम्स फास्ट कैसे करना है। जैसे इफ एल्स कंडीशन है, आपको लग रहा है कि सर इफ एल्स कंडीशन काफी लेंदी लिख रहा है, ठीक है, आप इसको रिमूव करके आप जावा 8 का फीचर यूज करें, उसको रिमूव कर दें, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और भी वो बोले कि यार पैकेजेस ज्यादा हो रहे हैं, मॉड्यूल सिस्टम बनाना है, जावा 9 का यूज करके आप बना सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें, जो चीजें एनहांस हुई है, वो सारी चीजें इन वर्जन्स में अवेलेबल है। लेकिन बेसिक जो है जावा समझने के लिए, बेसिक जावा 7 समझ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं JDK 7। तो जावा का वर्जन अगर देखना है तो अभी लेटेस्ट में क्या कौन सा है, मार्केट में कौन सा चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन है वो कौन सा है, आपको कौन सा JDK इंस्टॉल करना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे JDK कौन सा इंस्टॉल करना है। जो भी आपको अभी इंस्टॉल करना है, तो जावा 7 पढ़ रहे हैं तो जावा 7 के अबव का वर्जन कोई सा भी होना चाहिए। तो जावा वर्जन आप चेक करेंगे, जावा वर्जन, तो यहाँ JDK 1.0, 1.1 क्या क्या एनहांस हुआ है, सब चीजें इसमें आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री में जाके, ठीक है। ये JSC क्या है, JEE क्या है, ये नेक्स्ट लेवल में आगे चलेंगे बताएंगे आपको, JSC या JEE, ठीक है। अब इसको स्किप कर देते हैं, आप JDK समझिए ना, क्या क्या ज्यादातर लोग किसी को कंफ्यूजन होता है तो सर JSC यहाँ लिखा है, आप JDK को बता रहे हैं ये क्या है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन है, देखिए जावा SC ये है क्या, एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, लेकिन इसका एक यूज है, तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको SC का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। SC है, EE है, ME है, तो इसका मतलब कि जावा जो है अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। मोबाइल एडिशन में, इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जावा EE, J2EE भी बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम एप्लीकेशन बना रहे हैं कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए, तो उसके लिए SC यूज करें। तो ये उसका मतलब यही है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे बता देंगे, ठीक। LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्टेड। तो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड ये आपका जावा 1.8 ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है। तो जो इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग यूज करते हैं जावा 8, रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए जावा 8 यूज करते हैं। अब जो यूज किया जा रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्टेड के लिए, अब आ गया है कौन सा, 21 लॉन्ग टर्म, हाँ 21, जहां भी LTS है आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड प्रोजेक्ट कंपनी में जो चल रहे हैं वो जावा 8 पे ही चल रहे हैं, जावा 8, ठीक है। इसका ये आ रहा है मार्च 231 फॉर वेलसॉफ्ट लेवल। तो आपको कौन सा JDK इंस्टॉल करना होगा अभी, 7 के अबव मींस JDK 8 है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड, JDK 8, 17, आप कोई सा भी 21 कोई सा भी इंस्टॉल कर लें, सभी चलेगा। क्योंकि कुछ चीजें क्या है इसमें से जो जावा 7 में है, जैसे कि आपने जावा 7 इंस्टॉल किया और जावा 8 का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जावा 8 आपने इंस्टॉल किया है तो जावा 7 का ऑटोमेटिक यूज सारी चीजें, ठीक है। यस सर। JDK 8 तो JSC है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए, सिंपल सिस्टम वेब एप्लीकेशन अभी हम नहीं बना रहे हैं, इस वजह से JEE को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें SE स्टैंडर्ड एडिशन 8 आर्काइव डाउन। आप ओरेकल का आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा ओरेकल में, ओरेकल का अकाउंट बनाना होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक। जब आप जाएंगे तो JDK 8 ये 8U202 इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से आपको
अलग अलग प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं जेडीके इंस्टॉल कर। क्यों जेडीके अलग अलग प्लेटफॉर्म? यहाँ देखिए, मैक के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, सोलारिस के लिए अलग, विंडोज के लिए अलग। आप समझ में आया? जेवीएम की वजह से। यस हाँ, सर। हाँ सर, यस सर। KVM की। जेवीएम की वजह से हमें अलग अलग करना पड़ रहा है। मैक के लिए चाहिए तो मैक का जेवीएम चाहिए ना एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसकी यस जो सर। लाइब्रेरीज हैं, जो भी क्लासेस हैं, मैक के लिए दी जाएंगी। विंडोज के लिए विंडोज की लाइब्रेरीज और क्लासेस, सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो जेडीके जो है जेवीएम्स में एक्चुअली क्या है, जो डिपेंडेंट, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो है वो जेवीएम है, तो हम इसको जेडीके इंस्टॉल करेंगे। आप सिंपली क्लिक कीजिए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पास रिसीव्ड, डाउनलोड, और आपसे लॉगिन मांगेगा, लॉगिन। तो आपको ओरेकल लॉगिन करना होगा। यहाँ यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आप साइन अप कर लेना, सिंपल। साइन अप करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा। या फिर यहाँ पास अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना होगा, सिंपल मेल आईडी। ठीक है, तो डाउनलोड कर लोगे, सिंपल है डाउनलोड करना। यस सर। यस सर। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर, तो डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर मेरा एक्चुअली इधर सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर रखा हुआ। सॉफ्टवेयर जेडीके लॉन्गबॉक्स मोबाइल एक्सटर्न कॉलेज, जेडीके, ये जेडीके 8 एंड जेडीके 17, आपको इसे भी इंस्टॉल कर लें। सिंपल डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट 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 आएगा आपका इंस्टॉलेशन एकदम सिंपल है। जेडीके इंस्टॉल होने के बाद आप सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में आपको जावा या आपको जेडीके 8 17 जो भी आपने इंस्टॉल किया वो मिलेगा। जेडीके 8 के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ आपको बिन फाइल, JRE, लिब फाइल मिलेगी। अब बताइए बिन फाइल क्या है? बिन इसमें फोल्डर, सर डिलीट कर देते हैं। बिन फोल्डर, बिन डिलीट मत करना यार, यही तो फाइल है नहीं सर, जो BNC। भी अपन डिलीट कर, जो भी डिलीट करते हो। वो बिन में तो आते ही। अच्छा, रिसाइकल बिन नहीं, बिन अच्छा अच्छा ये अच्छा तो रिसाइकल बिन है यार, अच्छा। सही है। सॉरी सर। जो डिलीट कर, ये रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन की बात नहीं करता, बिन फोल्डर की। ओके। बिन मींस बाइनरी, बाइनरी फोल्डर। अभी मैंने बताया ना कि बाइनरी फोल्डर, यस सर। इसके अंदर क्या स्टोर होगा? हम्म, EXE फाइल, यस। एग्जीक्यूटेबल फाइल, और लिव यस सर। लाइब्रेरी फोल्डर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। लिव मीन्स लाइब्रेरी फोल्डर, बिन मीन्स इंस्टॉलेशन, बिन मीन्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी या सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर। तो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल कहाँ है? बिन फोल्डर के अंदर, EXE फाइल। और जो भी जार्स अवेलेबल कहाँ होंगे? लिव्स के अंदर। बिन फोल्डर के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत है? JVM के लिए। दिख रहा है यार, मैग्नीफायर लगा। दिख रहा है। दिख रहा है सर। ये जावा EX, जावा C, जिसका मतलब ये क्या है? कंपाइलर है। ये हमारा JVM है। जावा डॉक, ये डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्यों कन्वर्ट करने के लिए? क्यों डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करोगे? आपने कोई भी कोड लिखा है, अब वो कोड सिर्फ आप ही समझ सकते हो। मतलब आदित्य ने कोड लिखा, बोले भाई मैंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बनाया है। बोले ठीक है, आप अपना प्रोग्राम दे दो, मैं उसका यूज़ करके मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना दूंगा, मतलब कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा, मुझे उसकी हेल्प से एक नया बनाना। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है आपने जार फाइल तो दे दिया, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट कहाँ दिया? बोले डॉक्यूमेंट क्यों? डॉक्यूमेंट अगर मिलेगा तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं रीड कर पाऊंगा पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, पूरा कमेंट्स। नहीं तो मैं सोर्स कोड में तो ढूंढता रह जाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या, कितने मेथड्स बने हैं, कितने क्लासेस बने हैं, कितने फाइल बने हैं, यूज कहाँ हो रहा है। तो ये डॉक
जावा डॉक जो होता है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट में, और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो GUI फॉर्म में होता है जो ब्राउजर पे रन होगा HTML फॉर्म में। वो सारी चीजें आपको वहां आपको फॉर्मेट मिलेंगे मिलेगा। एक डॉक्यूमेंट की तरह फॉर्मेट वाइज। तो जावा डॉक को हम वहाँ यूज करेंगे। जावा पी का जो भी प्रोग्राम है उसका प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर से अलग अलग सबका यूज है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपको जावा सी और जावा 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ठीक है, यस सर। सर मेरे उसमें JDK 24 इंस्टॉल है, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंस्टॉल है तो ट्राई दो। अगर यस LTS चाहिए तो आप LTS के लिए हमेशा LTS वर्जन ही इंस्टॉल करना चाहिए। वो एक्चुअली क्या है कि उसमें टेस्टिंग होकर कंप्लीट हो जाता है कि बग्स का प्रॉब्लम नहीं आता है, या कोई कोई चीज़ें उसके अंदर क्लासेस है, कोई चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई मेथड्स हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो टेस्टेड नहीं रहता। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं क्या कि कुछ क्लासेस डेप्रिकेटेड हो गई, अब यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी उसमें दिखा रहा है कि ये सब क्लासेस डेप्रिकेटेड नहीं हुई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बता देंगे आप। अभी फिलहाल के लिए कोई भी यूज कर लो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में नहीं हैंडल होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख यस रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट में फिर सुनेंगे। तो ये सर अब लैब, हाँ मैं यहाँ पास भूल गया बताने के लिए। हाँ, बिन फाइल्स क्या होते हैं? बिन फोल्डर्स। बिन फोल्डर का बाइनरी। मतलब, हाँ बाइनरी फाइल्स कभी देखा ना तुमने? क्या होते हैं बाइनरी फाइल्स? किसी ने देखा है बाइनरी फाइल्स क्या होती है? देखा नहीं। ये यस क्या है? सर, एक बार नोटपैड में ओपन करके देखो। अरे नहीं नहीं, ये सारी बाइनरी फाइल्स जो आपके अच्छा। डेस्कटॉप पे दिख रहे सारे बाइनरी फाइल्स। हाँ कैसे है सर? यार, ये टेलीग्राम, ये सारी चीजें, VS कोड, जूम, WinSCP, ये सारे बाइनरी फाइल्स है ना। यस आप सर। इसको सिंगल क्लिक करते ही एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। हम्म। अच्छा हाँ सर। हाँ हाँ। यस। हम्म ओके। आज मालूम चला ये बाइनरी फाइल्स है। ये तो नहीं सर, लोग हमने सर सर अरे बाइनरी सब। फाइल्स भी नहीं पढ़ा था सर हमने, कि बाइनरी अच्छा अच्छा फाइल होती है ऐसा वैसा। अच्छा अच्छा, ये लास्ट में पढ़ो क्या है? EXE। .exe। हाँ सर। डॉट ये एग्जीक्यूट। अरे ये लोगो लगा है भाई, लोगो हटा देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा किसका है। ये ब्रांडिंग है। ले आओ, आज मालूम हुआ कि EXE था। सच में सर। हाँ सच में। सच में। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें लोगो आप लगा के यहाँ पर अपना होस्ट कर दिए, ये एप्लीकेशन, ये आपका प्रोग्राम। क्यों नहीं बताते? क्योंकि मालूम भी तो होना चाहिए सभी को। यस सर। इतना डेप्थ में नहीं मालूम होता है। अभी किसी जो सिर्फ जावा का ट्रेनर हो या फिर कोई भी ट्रेनर हो, आपको सिर्फ अभी इतने दिन में प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया होता। फर्स्ट प्रोग्राम लिख यस रहे सर। होते सर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड सर प्रोग्राम में आ गए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में चले जाते हैं अभी तक तो। हाँ, कंडीशनल इफ सही एल्स लूपिंग चालू हो गया सही बोल रही है सर हम्म ये। 3-4 दिन की क्लास में। सर मैं तो हो प्रिपेयर जाता है करता सर था। थर्ड फोर्थ क्लास में इफ एल्स स्टेटमेंट, और मतलब पहुंच जाते सर अभी तक तो। देखिए, मुझे मालूम है कि जो ट्रेनर है वो आपको ये समझते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पढ़ के आए हैं, इस वजह से वो सही जरूरी नहीं समझते हैं बताना। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है। सर। हाँ सर। इसलिए मैं सारी चीज, सर हाँ कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सारी चीजें सही है बच्चों सर। की तरह बताता हूँ, एक एक चीज। नहीं, सर समझ भी तो आता है सर, थोड़ा सा आगे दिक्कत नहीं आता सर, और क्या है। मैं आपको डेवलपर बना रहा हूँ ना, प्रोग्रामर नहीं कि आप प्रोग्राम सीख के चलेंगे। मैं आपको डेवलपर और एक्चुअल इंजीनियर जो इंडस्ट्री में होते हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसको इंजीनियर बोलते हैं। यस सर। यस आप आए, पढ़ के चले गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, बैठे हैं, बोले यार किसी इंजीनियर को फोन लगा, थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। यस हाँ, सर।
अब होता है। क्वेश्चन था सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर अपन जब AWS EC2 पे मशीन पे जो इंस्टेंस बनाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट अपन गिटहब से रेपो क्लोन करके और डायरेक्ट अपन उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो फिर हाँ, एम्पलीफाई एक सॉफ्टवेयर है, एम्पलीफाई। AWS में आप एम्पलीफाई जाओगे हाँ तो वहाँ डायरेक्ट गिटहब से कनेक्ट करके अपना सॉफ्टवेयर कर सकते अच्छा हो, रन कर डायरेक्ट सकते हो। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई AWS सर्विस है ना, AWS की सर्विस है हाँ हाँ एम्पलीफाई। सर्विस, हाँ अगर डायनेमिक है तो एम्पलीफाई चले जाना, अगर स्टैटिक है तो S3 बकेट्स में भी ऑप्शन आता है। S3 ओके ओके S3 में बकेट्स क्रिएट कर, वहाँ बकेट्स नहीं क्रिएट करना। S3 एक आपको सर्विस देता है, वो आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का। ओके सर। S3 में भी जाके अगर स्टैटिक पेज आपके पास है, जैसे कि हम्म। आपने HTML CSS का यूज करके कोई एप्लीकेशन बना लिया है, नहीं अगर जेंगो प्रोजेक्ट तो कुछ जेंगो वाला हो तो हाँ, कंटेंट आपका उसमें क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, मीन्स किसी से इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, डेटाबेस नहीं होना चाहिए, सर्वर्स नहीं होने चाहिए। ओके तो उसमें क्या होगा, फिर आपको डायनेमिक फिर मशीन्स क्रिएट करने होंगे, सारी चीजें अलग अलग एक्सेस करने के लिए, राउटर्स बनाने। राउटर्स तो खैर सभी में लगेंगे, राउट 53, लेकिन सिंपल स्टैटिक है जो कंटेंट आपका, डायनेमिक नहीं होना चाहिए। तो वो S3 में भी आप होस्ट कर सकते हैं, एकदम सिंपल होस्टिंग है, 2 मिनट का टाइम है, दो मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एम्पलीफाई में आपको इन्वायरमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट्स आप बता देंगे, जो भी इन्वायरमेंट्स है वो इन्वायरमेंट्स देंगे, गिटहब कनेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट देंगे और आपका लॉन्च हो जाएगा। ओके ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है इन्वायरमेंट्स में चले जाना, उसको दे, लॉन्च नहीं हो सर जाएगा। मैंने सब कर लिया था, लास्ट पे था मैं जब उसे क्या कहते हैं रन कर रहा हूँ तो एक एरर दे रहा था सर, वही समझ नहीं आ रहा था मेरे को। अच्छा, मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट लेके। ओके ओके ठीक है, ठीक, ओके। चलो, आज के लिए इतना काफी है, यह तब समझ में आ गया। लाइब्रेरी और एक बिन फाइल, आपने बिन फाइल बाइनरी फाइल जो एक्सिक्यूटेबल फाइल है, इसमें मैं लोगो लगा दूं, ये बढ़िया, इसमें जावा का लोगो लगा हुआ है, मैं अपना आदिल IT का लोगो लगा दूंगा तो ये मेरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, और एक्सटेंशन लोगो कर दूंगा नाम, तो ये मेरा, ठीक है, तो सिंपल हो गया। तो इस तरह से जावा सी है, ये कंपाइलर है, ये आपका JVM है, याद रहेगा कंपाइलर और JVM कहाँ यस है, बिन फाइल। यस ये सर। लाइब्रेरी फाइल्स, लाइब्रेरी लिब फाइल्स मींस जार फाइल, dt.jar। अब इसको आप देख के आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा, क्लासेस। इसके अंदर डॉट क्लास। हाँ। हाँ, डॉट क्लास। तो डॉट क्लास ही क्यों, डॉट जावा फाइल क्यों नहीं है, कोई भी डॉट जावा फाइल्स क्यों नहीं, डॉट क्लास फाइल क्यों। तो कोई भी हमें अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है तो डॉट क्लास फाइल में दे रहा है, जावा दे देता तो काम हो जाता। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर तो जावा सर ऐसा कोई भी यूज कर लेता सर। कोई भी यूज कर लेता है भैया। तो कंपनी में जो भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसे कभी भी जावा फाइल नहीं प्रोवाइड करती है, सोर्स कोड नहीं देती है, उसको क्या प्रोवाइड करती है, डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल डिलीवर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, चेंजेस करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं। जावा फाइल सोर्स कोड, इस वजह से क्लाइंट जो भी होता है कंपनी में, अगर एक बार उस क्लाइंट उसके पास चला गया, माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो कभी भी दूसरे क्लाइंट दूसरे कंपनी के पास नहीं जा सकता। जैसे कि IBM का क्लाइंट IBM के पास पूरा जिंदगी भर के लिए वो उसका गुलामी करेगा। क्यों, क्योंकि सोर्स कोड उनका उसके पास है। जिसका जिसके पास सोर्स कोड होता है वो कभी भी किसी को नहीं देता, उसको क्या देते हैं, डॉट क्लास फाइल। तो अभी भी मार्केट में आपने देखा होगा कि, चलो आगे बता देंगे API के बारे में, टाइम खत्म हो गया है ना। तो ये समझ में आ गया, यस सर। सोर्स कोड, डॉट क्लास फाइल। कल एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे फाइल्स, तो देखेंगे, तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट क्या है, क्या डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है, लाइब्रेरीज बिन, क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सारी चीजें। यस सर। यस सर। JVM के बारे में जब समझ में आएगा आपको, जब JVM की आर्किटेक्चर देखिए, ज़्यादा अभी मैं क्या थोड़ा सा बेसिक क्लास लूंगा,
बेसिक क्लास लेने का ये रहता है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रोग्राम से रिलेटेड, फिर इसके बाद हम मिडिल में जेवीएम आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो रीज़न क्यों है कि जेवीएम आर्किटेक्चर एक बार जब समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा प्रोग्राम का, कि ये प्रोग्राम एक्चुअली चल कैसे रहा। जब आप इंटरनल जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रोग्राम लिखना आपका ऐसा होगा जैसे कि आप किसी की स्टोरी लिख रहे हैं इंग्लिश में बैठ के या हिंदी में, ऐसा हो जाएगा प्रोग्राम आपके लिए। ठीक है, यस सर। यस सर। और ओके कोशिश ओके करो बैच